क्या होता है कि हमने कल इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि नॉर्मली कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं। कौन सा मीटर? कैलोरीमीटर यूज करते हैं। पर काफी रिएक्शंस हैं जिससे हमें कैलोरीमीटर से रीडिंग नहीं मिलती। वो कौन से रिएक्शंस होते हैं कल हमने डिस्कस किया था। एक जो वेरी फास्ट रिएक्शन हो, एक जो वेरी स्लो हो, और दूसरे वो जो जिनमें साइड प्रोडक्ट बनती हो। हेलो, वर्षा, ठीक है, नहीं रॉन्ग नंबर, ठीक है बेटा। तो जर्मन हेस ने एक कोड बताया था कि अगर ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी डायरेक्ट हम कैलोरीमीटर से हीट ऑफ रिएक्शन मालूम नहीं कर सकते या चेंज इन एंथैल्पी मालूम नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली अगर हमें उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑलरेडी नोन है, कंपाउंड की, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट भी, तो हम उनका डिफरेंस लेके प्रोडक्ट की एंथैल्पीज को रिएक्टेंट से माइनस करके हम इनडायरेक्टली उनका वैल्यू थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलोरीमीटर। तो ये इसका कल का सीन था। इसको आगे बढ़ाते हैं बल्कि। तो जर्मन हेल्थ साइंटिस्ट था 1840 में, इसने इंट्रोड्यूस की थी थर्मोकेमिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑन साइक्लिक थर्मोकेमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व इन 2 or more रूट्स। दिस इज नोन एज कि अगर ऐसा कोई भी थर्मोकेमिकल प्रोसेस, और सिंपली कहें कि कोई भी ऐसा थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो एक से ज्यादा रूट या एक से ज्यादा पाथ में हो रहा हो, यानी 2 डिफरेंट पाथ में हो रहा, मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, पाथ 1 ये हो गया। अब पाथ 2 है कि रिएक्टेंट पहले एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, फिर दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, फिर जाके प्रोडक्ट बनाता है, तो ये हो गया पाथ 2। तो ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज्यादा रूट से हो सकते हैं, तो उनके लिए ये आपका हेसिस लॉ बनाया गया है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसकी? अब स्टेटमेंट इसकी ये है कि इफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी ब्रॉट अबाउट इन मोर देन वन पाथवे, अगर एक रिएक्शन जो है वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, अगर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है कि वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा बेटा? द नेट एंथैल्पी चेंज इज सेम प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम। भाई ये रिएक्शन देखिए एक कि ए जो है आपका वो डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ किसमें? जी में। तो ये हो गया पाथ 1 कि आपका जो ए है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये रूट 1 हो गया। पाथ 1 कहें या इसको क्या कहें? रूट 1 कहें, ठीक है। पाथ 2 या रूट 2 की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है ए पहले जो है इंटरमीडिएट एक्स में कन्वर्ट हुआ है, फिर एक्स जो है वो वाई में कन्वर्ट हुआ है, वाई जाके क्या किस में कन्वर्ट हुआ है? जेड में। तो पाथ 1 में रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में। पार्ट 2 में रिएक्शन जो है वो मोर देन वन स्टेप में हो रहा है, ठीक है। तो इसी से हम क्या कहेंगे? अगर रिएक्शन कोई डिफरेंट पार्ट्स में होता है तो जो नेट चेंज इन एंथैल्पी है, हेसिस लॉ कहता है कि वो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की जो है कंडीशन सेम है तो फिर आपका रिएक्शन किसी भी पाथवे में हो, यहां से यहां जाए या यहां से जहां जाए, तो जो नेट चेंज इन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। यानी इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डेल्टा एच टोटल चेंज है जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, पाथ 1 की बात करें, ये बराबर होगा किसके? डेल्टा H1, यानी जब रूट 2 हमने फॉलो किया था, डेल्टा H2, उसके बाद डेल्टा H3, या जितने भी उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उन सब स्टेप्स को हम क्या करेंगे? एड अप करेंगे। जैसे इसका सम लेंगे तो हमें सिंगल स्टेप वाला वैल्यू मिल जाएगा, रूट 1 वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी इन दोनों का जो एनर्जेटिकली जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। भले आपका रिएक्शन पाथ 1 से जाता है या इधर आके पाथ 2 से आता है, तो नेट चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? वो सेम। तो वो क्या कहता है कि लेट्स सपोज अ सब्सटेंस ए कन्वर्ट इनटू जेड बाय 2 डिफरेंट पाथ्स, कि ए जो है जेड में कन्वर्ट हो रहा है बट देयर आर 2 डिफरेंट पाथ्स। दिस इज द पाथ 1। तो ए
डायरेक्ट जेड में कन्वर्ट हुआ। दिस इज द पार्ट 2 के ए पहले बीच में इंटरमीडिएट उसने बनाए, एक एक्स बना, उसके बाद वाई बना, फिर वाई जाके कन्वर्ट हुआ किसमें, जेड में कन्वर्ट हुआ। तो ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो इट मे बी आइदर चेंज डायरेक्टली टू जी, ए जो है डायरेक्टली जी, या आर इन वन स्टेप, आर बाय इन्वॉल्विंग सम इंटरमीडिएट स्टेप्स इन विच एक्स एंड वाई आर फॉर्म। इन बोथ केसेस, ये दोनों फॉर्म्स में जो नेट चेंज इन एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। वो क्या होगी, सेम। ये इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है, बाकी इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस का एक मोल बनाते हो, सिंपली हम कंपाउंड की बात करें, अगर कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है, उसका एक मोल, 2 मोल नहीं, 1 मोल अपने एलिमेंट से डायरेक्टली बनता है, तो वहां से जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कंपाउंड बनेगी, 1 मोल कंपाउंड का, पर कंपाउंड कहां से बने, डायरेक्टली एलिमेंट से बने। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं, ठीक है, कि भाई कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना, मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O बना। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बना है। आप हीट ऑफ फॉर्मेशन किसको कहोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसको कहोगे। आप इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते, आप इसको हीट ऑफ कंबशन कह सकते। यानी यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ही बना है, यहां पे भी 1 मोल बना है, तो यहां से क्या बना है, डायरेक्ट एलिमेंट से। यानी कंपाउंड का जो 1 मोल बनना चाहिए वो किससे बनना चाहिए, डायरेक्ट एलिमेंट से। इसको आप क्या कहोगे, डेल्टा एच एफ। अब इधर 2 चीजें, एफ फॉर फॉर्मेशन है, यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एफ फॉर फॉर्मेशन। और ये जो ऊपर 0 लगा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है बेटा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 atm, नॉट 0, ठीक है। तो इस कंडीशन पे अगर हम ये रिएक्शन करके ये एंथैल्पी चेंज मालूम कर रहे हैं, तो इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। वापस बुक पे आते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे भी बना है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे भी बना है। आप 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे भी बना सकते हो, ठीक है। इसको हमने गर्म किया, 1 मोल बना, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज होगी। यहाँ पे एंडोथर्मिक एंथैल्पी होगी, क्योंकि ये रिएक्शन तो वो है, क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक है। खैर, इसको छोड़े, आप 1 मोल सब में बना है। पर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन किसको कहते हैं, जब कंपाउंड का 1 मोल डायरेक्टली अपने एलिमेंट से, यानी जिस एलिमेंट का कंपाउंड बना हुआ है वही एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाए, किसी दूसरे कंपाउंड से ना बने। जैसे यहां से मीथेन एक दूसरा कंपाउंड था, कैल्शियम कार्बोनेट एक दूसरा कंपाउंड था, उनमें चेंज आई है, फिर जाके क्या बनाए, कंपाउंड बनाए। तो हमें ये नहीं देखना, हमें एक वो पाथ फॉलो करना है जिसमें क्या हो, एलिमेंट डायरेक्ट क्या हो, कंबाइन हो, ठीक है बेटा। चले वापस आते हैं इधर। अब क्या चीज है, डेफिनेशन की बात करें कि एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच 1 मोल प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स विथ ऑल सब्सटेंस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। देखिए कि भाई किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बने, 1 मोल बने किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो उसको 1 मोल बने, और बने किससे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेसेस लॉ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हेसेस लॉ कहते हैं, ठीक है। सॉरी, हेसेस लॉ नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है कि तो नीचे डिस्कस करते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एफ। अभी मैंने आपको बताया, डेल्टा एच इज चेंज ऑफ एंथैल्पी, एच फॉर फॉर्मेशन, और ये जो ऊपर 0 लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वेंशनली चीजों को सिंपल बनाने के लिए डेल्टा एच एफ ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, सोडियम, इनकी जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको 0 कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है, 0, ठीक है। क्यों आर टेकन ए 0,
बिकॉज नो फर्दर चेंज इज नीडेड टू ब्रिंग देम स्टैंडर्ड कंडीशंस, कि ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटीएम पे ये ऑलरेडी ऐसे ही मिलते हैं जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इनको फर्दर हमें हीट नहीं देनी पड़ती कि इनको स्टैंडर्ड स्टेट में लाया जाए, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगी, जीरो। उसके बाद क्या चीज है, हाउएवर फॉर दोज एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन एलोट्रोपिक फॉर्म, अगर एलिमेंट एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म में बनता है या एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है, सल्फर अल्फा है, सल्फर बीटा है, यानी रोम्बिक और मोनोक्लोनिक सल्फर है। अगर हम उसकी बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है, ओजोन है, ठीक है। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होगी, जो मोस्ट एग्जिस्टिंग एलोट्रोपिक फॉर्म होगी, उसकी डेल्टा एच एफ क्या देंगे, जीरो, बाकियों की जीरो नहीं होगी। तो डायमंड और ग्रेफाइट में ज्यादा कौन एग्जिस्ट करता है, डायमंड एग्जिस्ट करता है तो फिर पूरी दुनिया अमीर होती ना, क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एग्जिस्ट करता है तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर ग्रेफाइट जीरो लिखोगे। अल्फा सल्फर में, बीटा सल्फर में, यानी रोम्बिक और मोनोक्लोनिक सल्फर में कौन ज्यादा एग्जिस्ट करता है, अल्फा सल्फर एग्जिस्ट करता है। तो अल्फा सल्फर की हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास ऑक्सीजन है और दूसरा ओजोन है, इन दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स में ज्यादा कौन एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, जीरो। ये बात समझ रहे हैं कि अगर एलिमेंट है तो उसकी फिजिकल कंडीशन देखनी है, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर आपके पास क्या चीज है, आपके पास कोई एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होगी, जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होगी, उसको आप क्या असाइन करोगे, जीरो, ठीक है। अच्छा, तो assume to be zero। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन देन डायमंड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वन, तो इनकी जो ग्रेफाइट की जीरो होगी, ऑक्सीजन की जीरो होगी, मोस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म एज कंपेयर टू ओजोन, ठीक है, रोम्बिक सल्फर की जीरो होगी। तो आगे बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट किसको आप कंसीडर करेंगे, ये थोड़ा टेबल बना हुआ है, इसको गौर करें कि भाई अगर आपके पास प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड है, तो हमें पता है कि लिक्विड पे और सॉलिड के पे प्रेशर से कोई ज्यादा इफेक्ट होता है उनके वॉल्यूम पे, नहीं होता। तो खाली क्या चीज लिखा हुआ है, टेम्परेचर, यानी यहां पे प्रेशर अहमियत नहीं रखता। तो अगर आप किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की स्टैंडर्ड स्टेट देखना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 25 डिग्री, प्रेशर का रोल नहीं है। अगर आप गैसियस कंपाउंड देखते हैं तो आपको पता है कि प्रेशर चेंज होने से गैस का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट वो कंसीडर करेंगे जब टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना हो, 180। अब आपके पास कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए, यानी 1 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए। 1 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, डिजोल्व होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। अब सॉल्यूशन भी क्योंकि किस चीज में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म में, तो प्रेशर का इफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ क्या चाहिए सॉल्यूशन में, 25 इन 1 मोलर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑल एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स में गैस, लिक्विड, सॉलिड सारे आ गए, ठीक है। तो उसके लिए जनरली लिखा हुआ है कि 25 एंड 1 होगी, ठीक है। तो इसमें अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस सारे आते हैं। अगर लिक्विड और सॉलिड है तो उसमें इफेक्ट नहीं होता, पर बुक ने दिया हुआ है तो ठीक है, इसको कंसीडर करें, मे भी इसके पीछे कोई लॉजिक हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप स्टैंडर्ड स्टेट किसको कंसीडर करेंगे, अगर आपके पास गैस है तो फिर आपने प्रेशर 1 atm रखना है। अगर आपके पास सॉल्यूशन है, टेम्परेचर सब में 25 है, टेम्परेचर सब में 25 है, ठीक है। गैस है तो प्रेशर 1 atm, सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन 1 मोलर, ठीक है। अगर एलिमेंट है तो फिर अगेन 1 atm, अगर लिक्विड और सॉलिड है तो फिर एटीएम की जरूरत नहीं, आप खाली टेम्परेचर है। इसमें कोई दिक्कत पड़ा, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है,
आपकी जो ये क्या कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन थी वो क्या होती है, कि मतलब रिपीट कर लूं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ये होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर आगे स्टैंडर्ड लिख लेते हैं तो फिर वो कंडीशन मेंटेन करेंगे कि भाई किसी भी कंपाउंड का, ये देखें कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस, रिएक्शन हुआ, 1 मोल कंपाउंड बना, ठीक है, गैस स्टेट में। तो यहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी है वो होती है -393.5 किलो जूल पर मोल, क्योंकि 1 मोल कंपाउंड बना, 1 मोल कंपाउंड बन, ठीक है, बनने पे ये एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। अब ये वैल्यू कहां से आना चाहिए, ये वैल्यू डेल्टा एच एफ ऊपर सबसे पहले 0 लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर्मेशन, और इस 0 का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। अभी इस रिएक्शन में सॉलिड भी है और गैस भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रखोगे, द रिएक्शन 180 m एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास हाइड्रोजन प्लस O2 2H2, ठीक है, तो क्या होगा, 2H2O होगा, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, -285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। N2 क्या करेंगे, 2, क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं, तो इसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इस तरह से बनाएं कि वाटर 1 मोल बनना चाहिए। वाटर कितना बने, 1 मोल। तो कैसे बनेगा, H2 प्लस हाफ O2 कितना बनेगा, 1 मोल। 1 मोल में जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा एच एफ इक्वल टू होगा -286.85.8 किलो जूल पर मोल। तो इस एनर्जी को आप क्या कहोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर वाटर यहां से बना है 2O2, तो CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, तो इसको अगर आधा भी कर लें, इसको 1 कर लें, और इसको आधा कर लें, और इसको 1 कर लें, तो क्या यहाँ पे जो वाटर बना है उसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है, उसकी हीट भी शामिल होगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए उसके बाद वापस आते हैं, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, देखिए अगर रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है तो उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर रिएक्शन कंबशन है यानी कोई चीज जल रही है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी क्या कहते हैं रिएक्शन में कोई कंपाउंड बन रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो डिफरेंट नाम होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन पे बेस करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन वही होगी कि केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी फिक्स मोल लिखे हुए हैं बैलेंस करके, वो जब बनते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ या एंथैल्पी चेंज कितनी होती है, आपने क्या करना है कि एलिमेंट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में यूज करनी है, बस इतना करना है, ठीक है। सो डेफिनेशन सिंपल है, इट इज एंथैल्पी ऑब्जर्व्ड एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड व्हेन फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिप्रेजेंटेड इन अ बैलेंस इक्वेशन। रिएक्टेंट से, ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी होने चाहिए पर इसमें खाली रिएक्टेंट का लिखा हुआ है, इन अ बैलेंस इक्वेशन आर कंप्लीटली रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट with all conditions that reactant and product in their standard state। आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और क्या होगी, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी जो स्टेट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड स्टेट कैसे मेंटेन करेंगे वो हमें अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या चीज है कि हेसिस लॉ यूज करके आप हीट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम कर सकते हो, तो इसको हम समेशन क्यों कहते हैं। समेशन का मतलब होता है कि आप एड अप करें, ठीक है। डेल्टा एच रिएक्शन, अब इसके ऊपर खाली सब्सक्रिप्ट लगा हुआ यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप यूज करोगे, नीचे कुछ नहीं है। अगर एफ होता तो वो क्या हो जाता, फॉर्मेशन। तो इधर डेल्टा एच रिएक्शन डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि प्रोडक्ट के जितने भी मोल हैं, देखिए एनपी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन डाइऑक्साइड था, एक वाटर है, ठीक है, तो आप दोनों की मोल कितने उसे मल्टीप्लाई करके इधर रखेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे किससे, अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मिली हुई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन पे मिली हुई है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको डायरेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। एक नीचे एग्जांपल दिया होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वेयर एनपी एंड एन आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन।
बैलेंस इक्वेशन लिखोगे। बैलेंस इक्वेशन में प्रोडक्ट के जितने मोल्स हैं उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करोगे। अगर रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड पे एक कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोडक्ट साइड पे एक कार्बन डाइऑक्साइड तो -393 वैल्यू रखोगे। अगर 2 मोल हैं 2 इंटू 393, ठीक है, 293 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जितने मोल होंगे उनको एडअप करके जितने रिएक्टेंट के मोल हैं उनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ टेबल से उठाओगे या फिर प्रॉब्लम में मिली होगी तो डिफरेंस लो। एक एग्जांपल नीचे किया हुआ उसको देखते हैं। अच्छा, यूज ऑफ में क्या बता रहा है, एग्जांपल में बाद में आते हैं कि देयर आर 2 वेज टू कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन। के 2 तरीके हैं आप हीट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। एक तो कैलोरीमीटर वाला, दूसरा हेसिस वाला। कैलोरीमीटर से डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है, आपको कैलोरीमीटर आपको रीडिंग देगा, ठीक है, वो चेंज इन एंथैल्पी आपको मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलती फिर आप हेसिस लॉ पे आओगे। हेसिस लॉ ने अभी हमें जस्ट पहले एक हमने किया था कि डेल्टा एच रिएक्शन यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसके बराबर थी ऑल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। जितने मोल्स होंगे उनसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 2 प्रोडक्ट हैं तो दोनों के मोल से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके दोनों के मोल्स की एंथैल्पीज को ऐड करोगे। फिर रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को ऐड करोगे, फिर प्रोडक्ट से माइनस करोगे, आपको चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएगा। So there are 2 ways. It is either determined by calorimetrically or calculate from the known values of heat of formation। अभी जो पीछे टेबल था उसमें ऑलमोस्ट वो एलिमेंट जिनकी जो हम यूज करते हैं या कंपाउंड उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, तो वहां से उठा के आप वैल्यू आप किसी भी रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन हेसिस लॉ प्रोवाइड कन्वीनियंट वे फाइंड हीट चेंज इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन by subtracting sum of heat of formation of all reactants from sum of all products। जितनी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट की मिली हुई है वहां से रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है बेटा, चलिए एक एग्जांपल है नीचे वो कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, साल एग्जांपल है पर इसको देख लेते हैं। देखें इसमें प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर है। हमें मालूम क्या करना है कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, ये इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट यू नीड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू नीड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, यू नीड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन जो कि मिला हुआ इधर अगर आप देखें, और ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगी, 0। अब क्या करोगे आप, प्रोडक्ट से क्या करोगे, माइनस करो। क्या करूं मैं, इधर बताएं मुझे। प्रोडक्ट क्या ये है, ठीक है, प्रोडक्ट यानी डेल्टा एच कन्वर्शन जो है वो इक्वल टू होगी, कितने बोले, 3 इंटू 393.5, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा 4 ये के माइनस में है, ठीक है, 4 इंटू -285.8, ठीक है, ये भी माइनस में होगा, माइनस लिखा है सॉरी मैंने। ये हो गई किसकी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, ये किसकी हो गई, प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट से माइनस करेंगे, रिएक्टेंट में एक कौन है, प्रोपेन, इसकी मिली है कितनी है, -103.9, तो माइनस, और एक ही मोल है इसका, ठीक है, एक मोल की लिखेंगे -103 कितनी है 9, और प्लस क्या लिखेंगे 0, जिसकी 0 की लिखिए। पहले हम पढ़ के आए हैं कि जो ऑक्सीजन है, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जो है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लोगे आप, 0 लोगे, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या करना है, इनको ऐड करें और आंसर निकालें। तो भाई कैसे करेंगे, (393.5 इंटू 3), ये बन गया 1180। ये नीचे किया हुआ है देखें, ये कितना हो गया 1180.5, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या होगा
285.8 इंटू 4, ये हो गया 1143.2, ठीक है, और ये एक ही है, तो इसको ऐड करें इसमें 1180.5, ये टोटल हो गया 23, टोटल जो बनेगा ये बनेगा 23.7, माइनस ये क्या है 103.9, माइनस करते हैं 103.9, ये बन गया आपका 2219 माइनस 2219.8 किलो जूल पर मोल। तो एक तरीका क्या है कि आप क्या करते कि इसी को क्या कहते हैं प्रोपेन को कंबस्ट करके, किसमें कंबस्ट करते आप कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर तो सील्ड होता है, उसमें ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो ये जलेगा नहीं, तो इस वजह से इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है या इसकी हीट ऑफ कंबस्शन जो है वो हम कैलोरीमीटर से नहीं कर सकते, पर हमें इंडिविजुअली कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मिली हुई है, वाटर की मिली हुई है, इसकी मिली हुई है, ये एलिमेंट इसकी क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट की जो जितना भी जितने मोल है उससे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स को ऐड करेंगे, रिएक्टेंट के मोल्स को ऐड करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसमें कोई दिक्कत बेटा, ये क्लियर है, ये क्लियर है जी, जी माइनस का होगा आंसर, क्योंकि ये वैल्यू दोनों माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसी वजह से आपका जो वैल्यू आएगा ये है, ठीक है। तो उसके बाद यूज ऑफ एसिड ला है, किसमें यूज है भाई, ये हमने इंट्रोडक्शन में किया था, पर एक मरतबा फिर कर लेते हैं, एक और एग्जांपल मिला हुआ है कि आप एसिड ला को यूज कैसे करोगे। कि भाई realizing the fact that thermochemical equations can be added, subtracted, multiplied or like ordinary algebraic equation. Hence, Hess's law useful to calculate heat of formation of many compounds where experimental determination is not possible and calorimeter help नहीं कर सकता। To understand, अब देखिए ये एक रिएक्शन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं बनता, ठीक है, पहले क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर क्या बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अगर सल्फर डायरेक्टली रिएक्ट करे तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, तो ये हम हेसिस लॉ यूज करके मालूम कर सकते हैं, पर डायरेक्टली कैलोरीमीटर में ये बनता ही नहीं है, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। क्या करेंगे, नॉन स्टेप क्या है कि सल्फर स्टेप 1 कि सल्फर को अगर आप ऑक्सीजन से जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बनने से इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी है -296.8। सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर क्या हुआ ऑक्सीडाइज होगा, एक ऑक्सीजन चाहिए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में एनर्जी कितनी रिलीज हुई, इतनी, तो हमें क्या चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक चीज समझ लें कि जब भी आप प्रॉब्लम करोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन को देख के इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, आप दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अगर मोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन ये है, इसमें सल्फर किस साइड पे है, रिएक्टेंट साइड पे, इस इक्वेशन में देखें सल्फर रिएक्टेंट साइड पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड किस साइड पे है, प्रोडक्ट साइड पे, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट किसमें है, इसमें है, यानी हमें दोनों इक्वेशन चाहिए। में हमारा रिएक्टेंट जो है वो कौन है, सल्फर, और हमारी प्रोडक्ट क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी हमें दोनों चाहिए और दोनों एज इट इज पड़े हुए हैं। इसका सल्फर जो है रिएक्टेंट साइड है, इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट साइड है। क्या करोगे आप इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, आप एडअप करोगे, ठीक है, एडअप करोगे तो जो चीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉमन होगी वो कट जाएगी, तो अगर दोनों चीजें अगर रिएक्टेंट साइड पे हैं तो ऐड होंगी, दोनों अगर रिएक्टेंट साइड पे हैं तो ऐड होंगी, अगर एक रिएक्टेंट में दूसरी प्रोडक्ट में फिर क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने जोड़ लिया, इक्वेशन 3 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 3 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसमें क्या चाहिए, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये सल्फर डाइऑक्साइड किस साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, ये सल्फर डाइऑक्साइड किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, कट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्टेंट साइड, एक ऑक्सीजन आधा ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन, तो आप इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा लिखें कि 3/2 O2, या आप इसको इस तरह से लिखते हैं 1/5 O2, सही है, सेम चीज है, सही है ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई सल्फर रहेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन, ये 3/2 O2 हो गया,
सल्फर डाइऑक्साइड कट हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दोनों को एड अप कर लें, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की हीटर फॉर्मेशन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, हमने हेसिस लॉ को यूज करके, और जो हीटर फॉर्मेशन नोन थी सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की, और उसके बाद हीट ऑफ रिएक्शन मालूम थी किसकी, फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, उससे हमने इनडायरेक्टली क्या किया, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम थी। तो ये इसकी जो है एप्लीकेशन है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन है जिसको हम बार्न हाइबर साइकिल कहते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को अभी करें या बाद में करते हैं? ठीक है, आखिरी टॉपिक है बार्न हाइबर साइकिल, इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। नाउ व्हाट इज बार्न हाइबर साइकिल? दो साइंटिस्ट थे बेटा, प्यारे बारो, दो साइंटिस्ट थे, एक था मैक्स बार्न और दूसरा था फ्रिट्ज हैबर। इन्होंने 1919 में एक थर्मोकेमिकल साइक्लिक जो है मेथड इन्वॉल्व किया था, जिससे हम किसी भी आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो थ्योरेटिकली हम उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ही उसकी लेटाइस एनर्जी मालूम कर सकते हैं, अगर उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन का हमें पता है, ठीक है। अगर हमें हीट ऑफ सब्लिमेशन का पता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन का पता है, यानी चार चीजों के अगर हमें गिवन है, तो हम उसकी लेटाइस एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो है क्या ये, इसकी एप्लीकेशन क्या है? बार्न हेबर साइकिल इज डेवलप्ड बाय टू जर्मन केमिस्ट मैक्स बार्न और टेट्राडर टू correlate लेटाइस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड्स विद सम अदर एनर्जीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। के रिएक्शन में जितनी भी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, भाई कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, तो आप नीचे स्टेट में देखेंगे। पहला हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है। अगर कोई सॉलिड रिएक्टेंट है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? गैस में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, द एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, आप उसको आयनाइज करोगे। अब एटम को आयनाइज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या मौजूद है? आपके पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा। नॉन मेटल किस फॉर्म में मिलेगा? तो हम हीट ऑफ एटमाइजेशन यूज करेंगे, यानी उस डायटोमिक मॉलिक्यूल से एक मोल एटम मालूम है। एक एटम बनाने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब जो नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया था, ये क्या करेगा? गेन करेगा, तो वहां से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव आयन, ये आपस में जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटाइस एनर्जी। अब वो कितनी रिलीज होगी, हम बार्न हेबर साइकिल यूज करके थ्योरेटिकली वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको फर्दर ये क्या कहता है। इट इज अ cycle of enthalpy change in which an ionic solid is theoretically formed from elements in their standard state। तो ये एक थर्मोकेमिकल साइकिल है जिसमें हम आयनिक कंपाउंड की लेटाइस एनर्जी थ्योरेटिकली मालूम करते हैं एलिमेंट से, और उस एलिमेंट्स की कौन सी स्टेट यूज करेंगे? स्टैंडर्ड। ये थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। लेट सपोज के भाई आपके पास सीजियम फ्लोराइड बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है आपके पास? तो मैं इसको छोटा करके एक ही स्क्रीन पे पूरा करूं। हाँ, अब देखिए, ये जो सीजियम फ्लोराइड है बनेगा कैसे? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सीजियम, जो कि होगा किसमें? सॉलिड में। और क्या है? फ्लोरीन जो होगा गैस में। उसके बाद क्या बनेगा? सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। सीजियम फ्लोराइड बनेगा सॉलिड स्टेट में, तो यहां से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। वो कौन सी एनर्जी होगी? लेटाइस एनर्जी, जब लेटाइस बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे? अब पहला सब्लिमेशन ऑफ सीजियम, कि सीजियम को हम हीट करेंगे ताकि, अब देखिए, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आपके पास दोनों एलिमेंट किस स्टेट में होने चाहिए? गैस में और एटॉमिक स्टेट में। और किस स्टेट में? एटॉमिक स्टेट में। तो जैसे ही आप सोडियम को हीट करोगे तो सोडियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। अब इस एनर्जी को हम कहेंगे, अब डायरेक्टली नहीं होगा, पहले सोडियम मेल्ट होगा, उसके बाद क्या होगा?
लिक्विड होगा। तो हमने वो दोनों टेम्परेचर इकट्ठे बताने हैं, उसको क्या कहेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो सीजियम सॉलिड है, सीजियम को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो कितनी है, प्लस 76.5 किलो जूल पर। पहला स्टेप ये होगा हमेशा, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, थोड़ी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि आयनिक कंपाउंड में दो एलिमेंट होते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल। मेटल मर्क्यूरी के अलावा सारे सॉलिड होते हैं। तो हर मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने से पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, गैस में। तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी होगी उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑलवेज एंडोथर्मिक है। हमेशा क्या होगी कि आप सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, आप उसको अट्रैक्टिव फोर्स को कम करके उसको क्या करना चाहते हो, गैस। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद हम इसको, जब ये गैस में आ जाएगा तो अब हम इसको क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। गैस में लेके क्यों आयनाइज करें, इसका भी हमने आयनाइजेशन की, अगर आपने डेफिनेशन आपको याद हो, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इतनी एनर्जी चाहिए एक आइसोलेटेड अकेला एटम हो जो किसी के साथ बाउंड ना हो। अगर एटम किसी के और के साथ बाउंड होगा तो उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा कि कितनी एनर्जी पे इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्योंकि दूसरा जो नियर बाय एलिमेंट है वो भी उसको क्या करें, अट्रैक्ट करें। तो बिफोर आयनाइजिंग एन एटम, एटम को आयनाइज करने से पहले उसको क्या किया जाता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही वो गैस में होगा, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे में अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, तो सोडियम क्या हो जाएगा या सीजियम क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। ठीक है, अब अकेले एटम में क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। कितनी देंगे, प्लस 375.5। इससे क्या होगा कि ये कौन सी एनर्जी है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, यानी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो हमने क्या किया कि सीजियम को आयनाइज कर लिया। तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 में क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे, डिसोसिएशन ऑफ गैसियस फ्लोरीन। आप इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। होगा क्या, हाफ फ्लोरीन से हमें एक फ्लोरीन चाहिए, एक फ्लोरीन एटम बनाना है। अगर आप ये यहां ऐसे लिखते हैं कि फ्लोरीन टूट गया, 2 फ्लोरीन बने, और डेल्टा एच जो है वो कितनी है, वो प्लस जो है 157 है। ठीक है, ये नहीं करना हमने 1 मोल प्रोडक्ट बनाने, 1 मोल एलिमेंट का, ठीक है, बनना चाहिए बाय डिसोसिएशन। तो 1 मोल बनेगा तो फिर हमें फ्लोरीन क्या चाहिए, आधा चाहिए। आधा फ्लोरीन लिया तो इसकी 1 मोल की जो एनर्जी है वो इतनी है, तो आधी हो जाएगी। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, आधा करें इसको तो 80 कितनी होगी, 78.5 कितनी होगी, 60 क्या होगा, 160, सॉरी 80 160 होगा। इतनी होगी या 79 होगी, सही है, सही है, ठीक है, इतनी होगी। यानी इतनी एनर्जी इसको चाहिए, किसको, फ्लोरीन के बांध को तोड़ने के लिए। और फ्लोरीन क्या बन गया, फ्लोरीन बन गया गैस। अब ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक है, नीचे अब क्या होगा, इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो आएगा किसके पास, फ्लोरीन के पास। और फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब ये स्टेप क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो -3 to 8 एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी जब ये इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा, इसमें। ये स्टेप कौन सा हो गया, 4। 5th स्टेप में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने हैं ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। जब इसका 1 मोल बन जाएगा किससे, लेटाइस का, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहेंगे, लेटाइस। जितनी भी एंथैल्पीज हैं इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबको क्या करेंगे, ऐड। तो भाई हेसिस लॉ में कैसे मदद करेगा कि डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी इक्वल टू होगी हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटाइस एनर्जी। ठीक है, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी ऑलरेडी मिली है प्रॉब्लम में, कितनी, -555.5। ठीक है, ऊपर मिली है। ठीक है, सब्लिमेशन कितनी है, 76। ठीक है, और उसके बाद आयनाइजेशन कितनी है, ये, उसके बाद आधा इसको करेंगे तो ये जितना भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये और लेटाइस एनर्जी मालूम करेंगे। अब लेटाइस एनर्जी हमें मालूम करनी है तो ये सारी उस साइड पे लाएंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो नेट चेंज कितनी आएगी, इधर नीचे वैल्यू लिखा हुआ है, पता नहीं कितना है। चलो इसको देखते हैं कितना है, उसको मैं सेव कर लूं। तो -755.5 ये लेटाइस एनर्जी आएगी किसकी, सीजियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की लेटाइस एनर्जी अगर आपको याद हो तो -788 किलो जूल पर, कितनी 788, ठीक है, इसकी ये है। ठीक है? इसके बाद अब इसके एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है और ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कि रुबिडियम क्लोराइड की आप इसी तरह से जो है वो हीट ऑफ सॉरी लेटाइस एनर्जी कैसे मालूम करेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन मिली होगी, सब्लिमेशन मिली है, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पे लेटाइस मिली है तो आप क्या मालूम करोगे, आप हीट ऑफ फॉर्मेशन। वहां पे क्या था इस प्रॉब्लम में, फॉर्मेशन कहाँ मिली है थोड़ा देख लें, ये देखें। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्लोराइड मेंशन इन टेबल, के टेबल में मेंशन है ऊपर -12, ये मिली हुई थी। तो हमने क्या मालूम की, लेटाइस। नीचे क्या है, लेटाइस मिली है तो आप क्या फाइंड करोगे, जाए खेलें भाई, ब्रेक करें बेटा।